Adani Enterprises is facing unprecedented turmoil. Its shares have plunged by nearly 20%. 7 listed companies of the Adani conglomerate have lost a combined $48 billion in market, and all of this because of a report by the US short seller Hindenburg. And here's a story that everyone has been talking about, the extraordinary developments in the Adani Group. Late last night, the group chairman made a surprising announcement. After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of its withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने तो थंबनेल से पढ़ लिया होगा मैं किसके बारे में आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। लेकिन उस टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आने से पहले कुछ उसके रिलेटेड टर्म्स बताना ज़रूरी है। आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के रिलेटेड टर्म्स बताना ज़रूरी है, उसके एनिमल्स के बारे में बताना ज़रूरी है। शायद इस वीडियो के एंड तक थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। शेयर मार्केट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, मतलब हम इंसान ही रहते हैं ओबियसली, लेकिन इंसान को एनिमल्स वाइज कैटेगराइज किया जाता है। लाइक बुल्स, बियर्स, वुल्स, मेनली 3 टाइप ही रहते हैं, और भी बहुत सारे टाइप है। बुल्स किसको बोलते हैं? जो मार्केट के बारे में हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, कुछ भी नेगेटिव आ जाए लेकिन वो लोग अपना पॉजिटिव जो बायस है छोड़ते नहीं। तो सेम उसका अपोजिट है बियर्स, मतलब कुछ भी हो जाए मार्केट में नेगेटिव ढूंढते रहते हैं। और एक वुल्फ किसको बोलते हैं? जो लोग मतलब कुछ बायस लेके बैठते नहीं है, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट पे बुल्स बन जाते हैं और नेगेटिव मार्केट में बियर्स बन जाते हैं। और एक है फ्रॉग टाइप इन्वेस्टर्स जनरली होते हैं। तो फ्रॉग टाइप इन्वेस्टर के बारे में जानने के लिए एक सर्वे का साझा करना चाहूँगा आप लोगों को। एक सर्वे हुआ था, मे बी यूएसए, यूके, मुझे पता नहीं किधर हुआ था, लेकिन हुआ था, ये मैं कहीं पे पढ़ा था। तो फ्रॉग टाइप इन्वेस्टर जनरली किसको बोलते हैं? लाइक एक गर्म पानी में मेंढक को डाल दिए, मतलब एक उबला हुआ पानी पे मेंढक को डाल दिए। डालने के बाद वो मेंढक क्या करेगा? ऑब्वियसली वो जंप मार के चला आएगा। लेकिन बाद में सेम मेंढक को एक ठंडे पानी पे रख दिए, मतलब डाल दिए उसके अंदर। तो उसके बाद स्लोली हीटिंग चालू की। तो धीरे धीरे पहले जितना टेम्परेचर था, मतलब पहले जब मेंढक जंप मारा तब जितना टेम्परेचर था उस टेम्परेचर तक राइज किया गया, लेकिन स्लोली। तो लेकिन उसको क्या लगा, मैं तो सेम टेम्परेचर बैठा हूँ, मैं जिस पानी पे तैर रहा हूँ उसका टेम्परेचर सेम ही है, उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता है। सेम एटीट्यूड दिखाए थे कुछ इन्वेस्टरों में। सपोज अभी अदानी का, अभी एक किस्से के लिए मैं अदानी का रिलेट करना चाहूँगा। अदानी में क्या हुआ है, अभी 10%, 20%, 30% एक दो दिन पे गिर गए। तो गिरने से क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक होकर निकल गए। तो लेकिन वो अदानी जैसा शेयर अगर धीरे धीरे एरोड होता, इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं? एवरेज करते रहते हैं, धीरे धीरे करके स्लोली एरोड होते होते उनका पूरा पैसा खा जाता। लेकिन वो लोग बाहर निकलते नहीं, मतलब इन्वेस्टर लोग बाहर निकलते नहीं, उसी शेयर पे बैठे रहते हैं। जैसे कि ये मेंढक जैसे स्लोली हिटिंग किया गया, लेकिन वो मेंढक बाहर नहीं आया, लेकिन आ नहीं पाया मैं भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक बायस लेके बैठ गया था कि ये शेयर भागने ही वाला है। लेकिन जब पैनिक आया, मतलब एक ही दिन पे 20% गिर गया, तो सभी इन्वेस्टर बाहर निकल गए। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक के बारे में। हिंडनबर्ग रिसर्च का जो आया था रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर भाग गए, उनको लगा कि ये तो बैंकक्रप्ट होने वाला है, उसका रिपोर्ट को भरोसा कर लिया। पहले चीज़ आपको समझना चाहिए, हिंडनबर्ग उसका मतलब मोटिव क्या है, वो क्या करना चाह रहा है। ऑब्वियसली आप लोगों को लगे हिंडनबर्ग इतना दूध का दूल्हा नहीं है, वो बहुत सारा कंपनी को डुबाया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो उसका फेक एलिगेशन रहता है, वो बहुत सारा कंपनी को भी मतलब जो फ्रॉड करते हैं उसको भी पकड़ा है, नो डाउट। लेकिन ये अदानी पे चल रहा है कि नहीं, हम अभी बता नहीं सकते। अब बहुत सारा लोग रहेंगे इंडिया में जो अदानी को पसंद नहीं करते। लेकिन मैं अदानी पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, जेनुअली बता रहा हूँ। एक ही बार मेरा IPO लगा था AWL का, अदानी विल्मर लिमिटेड। मुझे भी लगा था और मेरी वाइफ को भी लगा था, लेकिन हम लोग मेरा अराउंड 2 गुना, तो नहीं 80% प्रॉफिट हो गया, तो मैं निकल लिया। और वाइफ का 50% प्रॉफिट हुआ, मैं निकल गया। लेकिन उसके बाद हमने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं रिकमेंड करूँगा कि इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? आपको ये पता रहना चाहिए, ज़रूर ये पता रहना चाहिए जिस टाइप का सिचुएशन अभी है। अराउंड 40 साल पहले मैं धीरू भाई अंबानी के बारे में बताना चाहूँगा। धीरू भाई अंबानी आपको पता रहेगा, रिलायंस टेक्सटाइल, जब पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम पहले था रिलायंस टेक्सटाइल।
तो 1977 पे रिलायंस टेक्सटाइल का आईपीओ लॉन्च हुआ था। कितना रुपीज़ पे? 10 रुपीज़ पे, अराउंड 25 लाख शेयर्स, मे बी इतना याद नहीं कितना क्वांटिटी, मे बी 25 लाख शेयर्स, 25 या 28 लाख शेयर्स। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 1977 पे जब डेब्यू होने के बाद धीरे धीरे 82 आते आते आई थिंक वो 50 हो गया। देन 86 88 आते आते वो 186 हो गया। ठीक है, तो मतलब अराउंड 7 से 8 साल में वो पैसा 10 रुपया से 180 190 के आसपास चला गया। तो अभी जैसे हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आया है, वैसे ही कोलकाता में एक रिपोर्ट आया था। ऑब्वियसली उसमें भी बहुत सारे फॉरेन रिसर्च कंपनी इंक्लूड थे, लेकिन वो लोग क्या किए, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फैला के तब शायद रिलायंस का शेयर प्राइस मतलब 186 से नीचे आते आते, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से भी 186 से नीचे आते आते अराउंड 140 135 आ गया था रिलायंस का शेयर। और प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं, मतलब इतना बुल रन चल रहा था रिलायंस का, 10 रुपया से 180 190 तक गया, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ था, तो 131 135 रुपीज़ पे चल रहा था। तो अचानक से कुछ न्यूज़ आया, नेगेटिव न्यूज़ आया कि इसमें कुछ घोटाला हो रहा है रिलायंस पे, तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अभी शॉर्ट सेलिंग किसको बोलते हैं? मतलब मेरे पास शेयर नहीं है, लेकिन मैं सेल करूँगा, उधारी लेके सेल करूँगा, बाद में बाय करूँगा, तो उसको शॉर्ट सेल जब करते हैं सॉरी, जब शॉर्ट सेल करते हैं तो प्राइस इतना अमाउंट, मतलब अगर बाय का वैल्यू ज़्यादा कम रहता है और शॉर्ट सेलिंग का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली मार्केट का प्राइस डाउन होता जाएगा। तो एक ही दिन पे 131 से 121 आ गया। तो उसके बाद लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ। तो पैनिक क्रिएट होने के बाद लोगों ने पहले तो डीमैट अकाउंट नहीं था, 1995-96 पे पहली बार डीमैट अकाउंट का अभी जैसे ऑनलाइन हो रहा है वैसे चालू हुआ, लेकिन उससे पहले तो मतलब बीएसई में जाके रिंग के अंदर जाना पड़ता था, मतलब लाइन लगा के, बैंक पे जैसे लाइन लगाते वैसे ही लाइन लगा के हमको शेयर बेचना खरीदना पड़ता था। तो वैसे ही 1980s पे वो लोग कर रहे थे, लेकिन कोलकाता वाले क्या किए, कुछ नेगेटिव न्यूज़ फैला के वो लोग शॉर्ट सेलिंग करने लगे। तो अचानक से क्या हुआ, शेयर प्राइस 131 से 121 आ गए। तो इन्वेस्टर लोग पैनिक होके निकल लिए, जो मतलब सभी लोग निकल गए, 108 रुपीज़ तक आ गया नीचे 2 दिन के अंदर। तो उसके बाद क्या, धीरू भाई अंबानी ने क्या किया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की अपना बहुत सारे फ्रेंड्स है जिनके पास बहुत सारा फंड है। अभी उन्होंने कभी भी उनका नाम नहीं लिया, तो उनका नाम मैं भी बता नहीं सकता, लेकिन मैं भी कुछ उनका नाम शाह बोल के एक जन मतलब न्यूज़ में आया था, लेकिन एक जन नहीं थे, काफ़ी 8 जन या 9 जन थे, लेकिन उन्होंने कभी उनका नाम ओपनली बताया नहीं कौन कौन थे। तो उनको रिक्वेस्ट किए कि मेरा कंपनी का शेयर प्राइस डूब रहा है, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा बचा लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, इधर 3.5 लाख क्वांटिटी का शेयर सेल किया है कोलकाता वालों ने, और उसको डाइल्यूट करने के लिए ये लोग क्या किए, मतलब ये 8-9 जन तो थे जो थे, वो लोग क्या किए, 11 लाख 1.1 मिलियन शेयर खरीदे। अभी तब का सिचुएशन क्या था, आपने अगर कुछ सेल किया है, शॉर्ट सेल किया है, और आपके पास मतलब वो प्राइस नीचे बढ़ रहा है, तो आपको उसी दिन आपको ये करना पड़ेगा, मतलब बाय करना पड़ेगा, मतलब सेल किया ऑब्वियसली बाय करना पड़ेगा ना, तो बाय करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 3.5 लाख क्वांटिटी शॉर्ट सेल कर दिया कोलकाता वालों ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, 11 लाख क्वांटिटी का शेयर खरीद लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से प्राइस सर्किट लगने लगा। बायर्स अगर देखिए, मैंने तब क्या बोला, अगर सेलर्स का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, बायर्स का क्वांटिटी कम रहेगा, तो मार्केट का प्राइस डाउन होगा। अगर बायर्स डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट का प्राइस भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये लोग 11 लाख शेयर जब खरीद लिए, तो तब का रूल के वाइज आपने अगर कैरी ओवर किया, आपने जिस दिन शॉर्ट सेल किया, नेक्स्ट डे उसी दिन अगर मतलब बाय नहीं किए, तो पर शेयर 25 रुपीज़ आपको चार्जेस पड़ेगा। तो सोच लीजिए, 3,50,000 शेयर, पर शेयर 25 रुपया, तब की ज़माने पे, मतलब 1986 पे, तो कितना रुपीज़ हुआ, अराउंड 90 लाख, मे बी 90 लाख के आसपास, 87-88 लाख के आसपास हो रहा है। तो उतना रुपया हमको भरना पड़ा। तो उसके लिए क्या हुआ, मतलब मार्केट को क्लोज करना पड़ा, 3 दिन शेयर मार्केट बंद रहा। मतलब कोलकाता वालों ने क्या किए, धीरू भाई अंबानी के पास गए, उनके पैर पड़े, उनको माफ़ी मांगी, लेकिन ये लोग अंबानी जी ने उनको माफ़ नहीं किया, तो बल्कि उनका सेटलमेंट नहीं हुआ। तो सेटलमेंट ना होने की वजह से 3 दिन मार्केट बंद रहा।
तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ सेबी बीच में आया, सेबी दोनों टीम को बुलाए, धीरूभाई अंबानी जी को और हमारे अदानी जी को, सॉरी धीरूभाई अंबानी और कोलकाता वाले को बुला के एक टेबल पे बिठाए, तो सेटलमेंट हुआ। तो सेटलमेंट होने के बाद 3 दिन के बाद मार्केट खुला। जब मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद रिलायंस का प्राइस बहुत भागा, मतलब 201 रुपया तक गया। तो जाने के बाद मतलब मार्केट पे अभी आपको पता है रिलायंस अभी कितने रुपए पे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि रिलायंस का प्राइस अभी तब 200 रुपया था, अभी 2,500 रुपया के आसपास है। तो ये तो 10 गुना कितना 30-35 साल पे हुआ है, ऐसा नहीं है। तो उसके बीच में बहुत बार स्प्लिट हुआ है, डिविडेंड मिला है। शेयर मार्केट में एक टर्म है, सेल द ग्रीड बाय द फियर। ओके, मैं वैसा वाला इंसान हूँ। मैं ग्रीड में सेल करता हूँ, जब मार्केट बढ़ता 3-4 दिन बढ़ता रहता है तो मैं पुट खरीद लेता हूँ। मैं वैसा नहीं कि अंधाधुंध खरीदता हूँ, लेकिन लेवल्स वाइज ही खरीदता हूँ, लेकिन मैं वैसा वाला इन्वेस्टर हूँ। और अभी मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था, इवन ट्विटर पे मैंने डाला था कि बाय द फियर। तो एक्चुअली मैं ज़िंदगी में कभी अदानी का शेयर मैंने इन्वेस्ट कभी भी नहीं किया है, लेकिन अभी करना चालू किया। क्यों? अभी आता हूँ लर्निंग पे। लर्निंग पे क्या है? पी रेशियो। अभी पी रेशियो क्या है? एक शेयर के प्राइस पे कितना प्रॉफिट एक कंपनी कमाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। ओवर एक्चुअली अदानी एंटरप्राइजेस का भी देख लीजिए, वो पहले 250-300 के आसपास था, और ये तो 250-300 था, लेकिन अदानी गैस, अदानी का बाकी शेयर जो है, अदानी गैस, अदानी विल्मर 90 रुपीज़ 90 पी रेशियो पे चल रहा था, लेकिन अभी अराउंड 70-75 पे चल रहा है। लेकिन सबसे वैल्यूएबल कंपनी है उसका अदानी पोर्ट, जो अभी मैंने अभी खरीदना चालू किया है। अदानी पोर्ट, अदानी विल्मर और अदानी पावर, ये तीनों मैंने अभी खरीदना चालू किया है। आपके पास अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैं नीचे लिंक पे मेरा जीरोधा का लिंक भेज देता हूँ, तो उसमें आप वो लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पर अदानी का देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि धीरूभाई अंबानी का जैसा सीन हुआ इसमें भी हो सकता है, लेकिन अदानी पे बहुत भरोसा है। लेकिन आपको क्या लगता है, LIC और SBI वो लोग कुछ सोच समझ के तो दिए रहेंगे ना, गवर्नमेंट भी तो कुछ सोच समझ के ही कुछ कर रहा होगा। लेकिन ये लोग आपको बताना ज़रूरी है कि हिडेनबर्ग ने यही टाइम पे क्यों निकाला, मतलब उसका रिपोर्ट निकाला, उससे पहले क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट IPO आने वाला था, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस का था, 21,000 करोड़। तो उसके लिए ये लोग उसको फेल करने के लिए, देखिए अदानी हो गया था, अदानी अराउंड 2 नंबर पे चला गया था। 2 नंबर पे जाने के बाद जब IPO आने वाला था, उससे पहले 3 नंबर पे थे। लेकिन कोई अमेरिका UK वाला चाहेगा नहीं कि कोई नॉन वाइट पर्सन नंबर 1 बन जाए। तो ये हर वक्त प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है, उसके लिए वो लोग टारगेट अदानी को ही किए, क्योंकि अदानी बहुत तेज़ी से भाग रहा था। जैसे कि धीरूभाई अंबानी 1980s पे भाग रहे थे, वैसे ही ये लोग जानबूझकर ऐसे इंडिया के साथ किया, एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगा। उसकी जगह अगर मुकेश अंबानी भी रहते, उनको भी वो लोग टारगेट करते, और उनका भी टाइम आएगा, उनको भी टारगेट करेंगे। वो जैसे अदानी को टारगेट किया गया है, वैसे टारगेट करेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक साथ पैसा मत डालिए अदानी पे, थोड़ा बहुत, मतलब अभी तो बहुत वॉलेटाइल है अदानी का शेयर। तो इतना वॉलेटाइल मैंने ज़िंदगी में कभी कोई शेयर में नहीं देखा है, जितना अदानी ग्रुप अभी चल रहा है। लेकिन मैं हर 20% करेक्शन पे खरीदूँगा। स्टिल मैं आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, उसका भी लॉजिक है, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर और अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, ये उसका चारों जो सेक्टर है वो प्रॉफिटेबल सेक्टर है। अदानी एंटरप्राइजेस उसका इंफ्रा के लिए जाना जाता है, आपको पता रहेगा, एयरपोर्ट हैंडल करता है। अदानी पोर्ट तो लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। अदानी जो ग्रुप है, अदानी पोर्ट का जो ग्रुप है एशिया का लार्जेस्ट है। और अदानी पावर, अदानी विल्मर, आप लोग क्या फॉर्च्यून का ऑयल नहीं खरीदते? फॉर्च्यून ऑयल अदानी का ही है। और अदानी विल्मर हो गया, और अदानी पावर पहले तो प्रॉफिटेबल इतना नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर तो हम लोगों ने 16 टाइम्स प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको भी इन्वेस्ट करना है उसमें। मैं अपना भी रिस्क फैक्टर है, मैं रिस्क लेता हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ बाय द फियर। क्योंकि इसमें भी मैं वेदांत के बारे में बोलना चाहूँगा। 2020 अराउंड जून जुलाई पे वेदांत का एक न्यूज़ आया था कि डीलिस्ट होने वाला था। तो वेदांत वैसे भी कोविड के लिए मार्केट पिटा हुआ था, तो वेदांत का जब न्यूज़ आया डीलिस्ट होने वाला था, वो अराउंड नीचे 20 रुपया 30 रुपया, मतलब 50 रुपये के नीचे आ गया। लेकिन अभी वेदांत कितना है? डिलिस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। जानबूझकर मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जाता है ताकि रिटेल लोग लॉस बुक करे और चले जाए, और बड़े जो लोग हैं वो खरीद ले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें अदानी का हाथ है। इसमें ऑब्वियसली अदानी खुद नहीं चाहेगा कि उसका वैल्यूएशन इतना गिर जाए।
तो उनका भी अमेरिका और यूके का तो अलग ही सीन है, वो लोग कुछ भी करते रहते हैं, बीच-बीच में एक न्यूज़ लाते हैं। ये अदानी के लिए ये फर्स्ट टाइम नहीं रहेगा और आगे भी आता रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सँभाल के रहिएगा। इन्वेस्ट कीजिए लेकिन थोड़ा देख कर कीजिए। जय हिंद।